नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने जो ग्रंथियां पढ़ी थी पहली और दूसरी वीडियो में पिछली, उनमें हमने ग्रंथियों के बारे में देखा था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। ये कुछ बची हुई ग्रंथियां थी जो कि हम लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे, तो ये हमारी आगे की बची हुई ग्रंथियां, उनके बारे में भी हमें जानना है। तो जो टोटल 9 ग्रंथियां थी उनमें से अब थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीलियल ग्रंथि और जनत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, ये जो है ये 5 ग्रंथियां बची हुई हैं। बाकी की 4 ग्रंथियां हमने पढ़ ली थी, जो इंपॉर्टेंट ग्रंथियां थी। उस वीडियो का अगर ना देखा हो तो वो देख लें। उसके बाद ये ग्रंथियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि जो होती है ये बक्ष गुहा में पाई जाती है। बक्ष गुहा से मतलब होता है ये स्टमक, स्टमक के बाद ये डायफ्राम वाला हिस्सा होता है। मतलब इंसान के स्टमक यानी पेट से ऊपर जो डायफ्राम वाला हो हिस्सा होता है, उसी के बीचों बीच ये बक्ष गुहा में हृदय की आगे स्थित होती है। यानी बक्ष गुहा वाले हिस्से में ये हृदय के आगे की ओर स्थित होती है। ये इसकी स्थिति हो गई। यदि इसकी पहचान की बात करें तो ये हल्के गुलाबी रंग की होती है और चपटी होती है। हल्के गुलाबी रंग की चपटी ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। यदि इससे बात करें कि इससे कितने हार्मोन्स निकलते हैं, तो इससे 3 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? थाइमोसिन, थायमिन 1 और थायमिन 2। ये जो है ये 3 प्रकार के हार्मोन्स ये थाइमस ग्रंथि निकालती है। थाइमस ग्रंथि जो होती है ये वृद्ध अवस्था में खत्म हो जाती है। यानी जब इंसान 70 प्लस एज में चला जाता है तब ये थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाती है। और ये जो ग्रंथि का जो कार्य होता है वो लिम्फोसाइट बढ़ाने का कार्य करती है। यानी लिम्फोसाइट्स को बढ़ाने में ये सहायता प्रदान करती है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं वो आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम ब्लड स्टार्ट करेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड किस प्रकार का ये ब्लड होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से ब्लड के बारे में। ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप्स का हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्लड ग्रुप्स को लगाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद यदि हम आगे जो ग्रंथि है उसके बारे में बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क वाले हिस्से में, मेड्यूला में, तो ये पीयूष ग्रंथि के पीछे स्थित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये इसका अगर हाइपोथैलेमस ग्रंथि की बात करें, इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य यह होता है कि जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स को नियंत्रित करना। यानी सीधी सरल भाषा में ये कहें कि वो हार्मोन ज्यादा मात्रा में ना निकले, एक लिमिट में ही वो हार्मोन स्रावित हो, तो उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके बाद यदि अगली ग्रंथि की बात करें तो वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है ये भी मस्तिष्क में स्थित होती है। और जो पीनियल ग्रंथि है 70 वर्ष की उम्र में इसका क्षरण होने लगता है। यानी ये खत्म होने लगती है 70 वर्ष की उम्र के बाद। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि होती है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। यदि हिंदी में बात करें तो लैंगिक जैव घड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी बायोलॉजिकल क्लॉक या हिंदी में लैंगिक जैव घड़ी। अगली जो ग्रंथि है वो है जनत ग्रंथि। अब जो ये जनत ग्रंथियां हैं, जनत ग्रंथि के बारे में हमने देखा था, जनत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि ये मिक्स ग्रंथि थी, यानी मिक्स्ड ग्लैंड थी। मिश्रित ग्रंथियों से इनका मतलब है ये इनमें नलिकाएं भी पाई जाती हैं और इनके मतलब नलिकाएं जो पाई जाती हैं इनसे बाहर भी स्रावित होती हैं और इनके अंदर भी ये हार्मोन स्रावित करती हैं। यानी ये बाहर और अंदर, यानी बाहर स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथि? जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं वो बाहर स्रावी और अंतःस्रावी होती है। तो जो जनत ग्रंथि है, जनत ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, यानी ये अंतःस्रावी भी होती है और बाह्य स्रावी भी होती है। इसमें एंजाइम की अपेक्षा हार्मोन से ज्यादा निकालती है। कौन सी ग्रंथि? जनत ग्रंथि। जनत ग्रंथि एंजाइम की अपेक्षा हार्मोन ज्यादा निकालती है। नर एवं मादा में ये अलग अलग जनत ग्रंथियां पाई जाती हैं। नर एवं मादा, जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में, नर एवं मादा की ग्रंथियों के बारे में भी हमने बात की थी। तो नर एवं मादा में ये अलग अलग जनत ग्रंथियां पाई जाती हैं। मादा में जो ये जनत ग्रंथि जो अंग होता है जनत ग्रंथि का वो होता है अंडाशय। जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो जनत ग्रंथि का अंग होता है वो अंडाशय होता है और जो नर के अंदर वो जनत ग्रंथि का वो अंग होता है वो वृषण होता है।
तो मादा के अंदर जो जनन ग्रंथि का अंग होता है वो अंडाशय होता है, और नर के अंदर जो जनन ग्रंथि का अंग होता है वो वृषण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अग्नाशय की। अग्नाशय या पैनक्रियाज ये भी एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि के अलावा यदि इसकी पहचान की बात करें तो ये भी हल्के पीले रंग की होती है। और अग्नाशय व छोटी आंत, ये अग्नाशय और छोटी आंत जो होती है ये इसके ड्यूडेनम वाले भाग में स्थित होती है। अग्नाशय व छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में स्थित होती है, और ये पाचक एंजाइमों को निकालती है, यानी ये बॉडी में पाचक एंजाइमों को स्रावित करती है, जिससे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। और जो ये ग्रंथि होती है 97% बाह्यस्रावी होती है, यानी 97% भाग इसमें बाह्यस्रावी होता है, यानी ये बाहर निकालता है। और जो नलिकाएं, मतलब 97% इनमें नलिकाएं पाई जाती है। जो 3% होती है वो अंतःस्रावी होती हैं, यानी हार्मोन्स अंतःस्रावी, जो अंतःस्रावी होते हैं जो ग्रंथियां होती हैं उनमें हार्मोन्स निकलते हैं, जो बाह्यस्रावी होती हैं उनमें एंजाइम निकलते हैं। तो ये जो मतलब ये जो हार्मोन्स जो ज्यादा निकलते हैं, लेकिन ये भले ही 97% ये बाह्यस्रावी हो, यानी बाहर की ओर इसकी नलिका हो, लेकिन इसमें जो 3% अंतःस्रावी होती है, जो हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। मतलब ये जो अग्नाशय जो ग्रंथि है ये 97% बाह्यस्रावी है, यानी इसमें नलिकाएं ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये, और 3% ही अंतःस्रावी है, लेकिन फिर भी इसमें हार्मोन ज्यादा निकलते हैं। जो 3% हिस्सा है ना इसका, वो उसमें से हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा निकलती। इसमें नलिकाएं गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं, ये नहीं लिखा है, नलिकाएं जो गुच्छों के रूप में पाई जाती है उसे लैंगरहैंस की द्वीप भी कहा जाता है। लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस के द्वीप के नाम से जाना जाता है। जो इसमें जो ये नलिकाएं होती हैं गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं, उसी को लैंगरहैंस के द्वीप कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी ग्रंथियों को खत्म कर लिया है। ग्रंथियों के बारे में हमने देख लिया है, जिसमें पहली वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, पैराथायराइड, उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हमने थायमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, जनन ग्रंथि और अग्नाशय के बारे में पढ़ा है, यानी पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में जाना है। तो इस तरीके से हमने ग्रंथियों वाला पोर्शन पूरा समाप्त कर लिया है, क्योंकि ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रंथियों को पढ़ना आवश्यक है। ग्रंथियां पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इसलिए हमने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि अगली वीडियो में हम रक्त शुरू करेंगे, यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड की हम सारी डिटेल से जानेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।